हाय विजयबाड़ी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक। आज हम करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2। मेरे चैनल का नाम है शुभम पाठक। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास 10th में हो तो गलती कर रहे हो यार। इतने प्यार से मैं तुम्हें एसएसटी और साइंस पढ़ाती हूँ, कर लो सब्सक्राइब प्लीज़। चलो, आज हम क्या करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द वर्क यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था टर्शरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये पढ़ लिया था कि एक देश में जब शुरुआत होती है डेवलपमेंट की तो कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी होता है, बाद में जाके कौन सा हो जाता है। आज हम थोड़ा और बिल्ड करने वाले हैं, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करने वाले हैं, अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं, जैसे ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो चैप्टर के 2 लेक्चर्स हैं। लेक्चर नंबर 1 का भी लिंक कमेंट में मिल जाएगा तुम्हें, और लेक्चर 2 तो आज हो ही रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आंसर बता देती हूँ। जो पिछली क्लास में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर जल्दी से सुन लो, फिर अपन आज का लेक्चर शुरू करेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन पीपल आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क, व्हेन पीपल आर वर्किंग स्लोली। ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीपल आर वर्किंग लेस देन वॉट दे आर केपेबल ऑफ। मनरेगा 2005 में कितने दिन का काम गारंटी किया गया था? 100 दिन का काम। तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर? टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। देन इंडिया में कौन सा सेक्टर 1970 से 2010 में सबसे ज्यादा ग्रो किया? राइट आंसर टर्शरी सेक्टर। फिर से ऑप्शन सी। वर्कर्स इन डैश सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। कौन से सेक्टर में वर्कर्स सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयड दिखते हैं? गांव में सबसे ज्यादा दिखते हैं। एग्रीकल्चर वुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट डज इट शो? जीडीपी बताता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इट शोज हाउ बिग इज द इकोनॉमी, नंबर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, इट शोज द, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि क्यों हमारे देश के लिए और बाकी दुनिया के लिए टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, टर्शरी अपने आप ग्रो कर रहा है। टर्शरी में मोस्टली जो जॉब्स होती हैं वो हाई पेइंग होती है, ऑल ऑफ दैट। बट ये सिमिलर शिफ्ट जो टर्शरी सेक्टर में आया है 1970 से अभी तक, वो सिमिलर शिफ्ट हमारे प्राइमरी सेक्टर में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में पहले भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, राइट? प्राइमरी सेक्टर में पहले भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे और आज भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। मोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में ही है हमेशा से। लेकिन वो जीडीपी में जो शेयर है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, वो प्राइमरी सेक्टर में हमें इतना देखने को क्यों नहीं मिलता? तो इसके जब हम रीजंस टटोलने बैठते हैं, जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करने बैठते हैं, तो एनसीईआरटी बताती है कि प्राइमरी सेक्टर के साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। चलो रीड करते हैं। इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। पहली बात तो ये कि प्राइमरी सेक्टर में अगर ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं या प्राइमरी सेक्टर से लोग निकलना चाहते हैं तो उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, लेकिन इतनी जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुई सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर में जो मोस्टली लोग काम करते हैं वो फार्मिंग करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, राइट? सो वहां पे उनका जो स्किल होता है वो फार्मिंग रिलेटेड होता है। अब वो फार्मिंग रिलेटेड स्किल के साथ जब उन्हें सेकेंडरी और टर्शरी में जॉब नहीं मिल पाती है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर उन्हें जबरदस्ती फार्मिंग करनी पड़ती है। More than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in the agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ज़्यादा वर्कर्स अभी भी एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। भाई, खेतों के सामान को एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही बेच पाओगे ना। आलू अगर 20 रुपये किलो आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आलू 80 रुपये किलो बेच दोगे, लेकिन 800 रुपये किलो तो नहीं बेच पाओगे ना। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं बाय द वे, बट एनीवे, इन कंट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ द पीपल। ऑन दी अदर हैंड, प्राइमरी सेक्टर ऐसा है जहाँ पे लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है और वहाँ से पैसा कम आता है, और वहाँ पे फिर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है जहाँ पे लोग कम एम्प्लॉयड है लेकिन पैसा ज़्यादा देते हैं। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में कोई तो फंडामेंटल प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम तो हमने पढ़ ली, वो ये कि एग्रीकल्चर से लोग निकल के जाएँ तो जाएँ कहाँ? ज़्यादा जॉब्स ही नहीं है कंट्री में। दूसरी प्रॉब्लम आती है अंडर डेवलपमेंट की। अंडर डेवलपमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की। प्राइमरी सेक्टर में लोग भर भर के बच्चा अंडर एम्प्लॉयड है। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट तो सुना था, एम्प्लॉयमेंट सुना था, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? चलो एक डिफ्रेंसिएशन के साथ मैं बताती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट होता है बच्चा जब आप जॉब करना चाहते हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन यू वांट अ जॉब बट यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब, राइट? अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जब आप जॉब करना चाहते हो, आपको जॉब मिल भी रही है लेकिन आप जैसी जॉब चाहते हो वैसी जॉब नहीं मिल रही, आपको अपने कैलिबर से कम की जॉब मिल रही है। अन का मतलब विदाउट, अन का मतलब बच्चा विदाउट,
और अंडर का मतलब थोड़ा सा कम, समझ आया? कम एम्प्लॉयड हो मतलब कि आपकी एम्प्लॉयमेंट में कुछ कमी है तो आप अंडर एम्प्लॉयड हो। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है यानी कि रोजगार ही नहीं है तो तुम अनएम्प्लॉयड हो। सिंपल लॉजिक, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट एक ही तरीके की होती है भाई, बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट दो तरीके की होती है, एक डिस्गाइज्ड होती है, एक सीजनल होती है। डिस्गाइज्ड और सीजनल दोनों हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपने ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क होता है। आप काम करना चाहते हो, मन मुताबिक काम मिल गया है, आप एम्प्लॉयड हो। आप करना चाहते हो, मन मुताबिक काम नहीं मिल, आप अंडर एम्प्लॉयमेंट हो। आप काम करना चाहते हो, आपको काम ही नहीं मिल रहा है, जॉब ही नहीं मिल रही है, आप क्या हो? अनएम्प्लॉयड हो। आ गया समझ? चलिए, नेक्स्ट इज लक्ष्मी का केस देखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के केस में हमें समझ आएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। लक्ष्मी एक हमारी फार्मर है देश की, जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टर का लैंड है। कितना लैंड है? 2 हेक्टर का लैंड है, यानी कि छोटा लैंड है, अनइरिगेटेड है, यानी कि अभी इस पे खेती नहीं हुई है। और लक्ष्मी सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि लक्ष्मी एक गरीब फार्मर है। ऑब्वियसली लैंड छोटा है तो गरीब फार्मर हो गए, इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो इरिगेशन में इन्वेस्ट कर पाए, अच्छे सीड्स में इन्वेस्ट कर पाए। अब लक्ष्मी के घर में 5 लोग हैं, वो पांचों के पांचों लोग उस 2 हेक्टर जमीन पे काम करते हैं। आप ये बताओ कि जब लक्ष्मी का खेत ही छोटा है तो लक्ष्मी अकेले खेत में काम करके भी तो खाना बना सकती थी ना, मतलब प्रोड्यूस कर सकती थी क्रॉप्स, राइट? 5 लोगों की जरूरत तो नहीं थी। अब ये जो एक्स्ट्रा 4 लोग उसके खेत पे काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये जबरदस्ती कर रहे हैं, और इसी जबरदस्ती वाली सिचुएशन को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हेन मोर पीपल, मार्क माई वर्ड, जब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ऐसी जगह जहां उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, वहां पे आप बोलोगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी एक कौन सा वाला सबसेक्ट है? डिस्गाइज। तो बच्चा, अंडर एम्प्लॉयमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज सीजनल, वन इज डिस्गाइज्ड। अभी जो हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ी लक्ष्मी के केस में, वो था क्लासिक केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसमें एक काम में जितने लोगों की जरूरत ही नहीं होती है उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। अब लक्ष्मी के घर में 5 लोग काम कर रहे थे खेत में, 2 हेक्टर खेत में 5 लोग लक्ष्मी के घर के सारे लगे हुए हैं। क्यों? अगर उन लोगों को बाहर कहीं जॉब मिल रही होती तो वो बाहर करते, घर में ज्यादा पैसा आता। क्योंकि एक खेत से तो आप जितनी खेती कर सकते हो वो एक अकेला इंसान भी कर सकता है, क्योंकि खेत उतना छोटा है। भाई बड़ा होता, कुछ होते 200-300 हेक्टर तो शायद 5 लोगों की जरूरत पड़ती। 2 हेक्टर पे लक्ष्मी अकेले कर सकती है खेती और पैसा कमा सकती है, बाकी लोग कहीं और भी तो काम कर सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की कमी है, इसीलिए वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उन्हें दिन भर कुछ तो करना है, इसीलिए वो लक्ष्मी के खेत में लगे हुए हैं जिसमें कि उनकी जरूरत नहीं है। So the kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. So disguise unemployed, ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में लोग काम जो कर रहे होते हैं उसका आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा होता। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी टर्म्ड एज व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन लोग एक्चुअली काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी के खेत में जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो कुछ नहीं करते, वो सारा दिन खेत में जाके हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, काम करते होंगे वो, क्या पता खेतों में बीज डालते हो, पानी डालते हो, ऑल ऑफ दैट आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट डूइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि जहाँ पे एक इंसान काम कर सकता है वहाँ पे अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो 4 लोगों की एनर्जी और वैल्यू वहाँ पे वेस्ट हो रही है, समझे? अगर एक छोटा सा असाइनमेंट देना है मुझे तो मैं आपको पर्सनल असाइनमेंट दे दूँ ना, इंडिविजुअल असाइनमेंट, मैं उसे ग्रुप असाइनमेंट क्यों बनाऊंगी? 4 बच्चों की एनर्जी और वेस्ट होगी उसमें, पर्सनली बना दूंगी, है ना? सो दैट लॉजिक इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपना। तो जब आप लगता है कि आप काम कर रहे हो लेकिन आप काम नहीं कर रहे होते हो तो उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये सिर्फ गाँव में देखने को मिलती है, शहरों में देखने को नहीं मिलती। क्यों? गाँव में खेती होती है, शहरों में क्या होता है? शहरों में मोस्टली सेकेंडरी सेक्टर होता है या टर्शरी सेक्टर होता है। बच्चा आप ये बताओ, किसी फैक्ट्री में अगर 40 वर्कर्स की जरूरत है तो कोई फैक्ट्री ओनर होगा जो 50 वर्कर रख लेगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, या होगी? है ना? 40 की जरूरत है, 40 से ही अच्छा काम निकल जाएगा तो लोग 40 ही रखेंगे, क्योंकि 50 रखोगे तो 50 वर्कर्स की सैलरी देनी पड़ेगी। आप क्यों वेस्ट करोगे अपने 10 वर्कर की सैलरी? इसलिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ गाँव में देखा जाता है, खेतों में देखा जाता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट शहरों में नहीं देखा जाता, बिकॉज शहरों में प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस होता है, सैलरी जाती है लोगों की, तो ऑब्वियसली वहां पे थोड़ी जबरदस्ती लोग हायर किए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरीके का एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अ टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट विच इज शोन इन बोथ
both rural and urban areas is known as seasonal unemployment. अच्छा, सीजन क्या होता है? सीजन का मतलब होता है मौसम. मौसम बदलते हैं, मौसम बदलते हैं. सर्दियों से शुरुआत हुई थी इस साल की, फिर क्या आई? वसंत ऋतु आई, स्प्रिंग आया, अब मॉनसून चल रहा है. अब आगे क्या आएगा? मॉनसून के बाद पतझड़ आएगा, ऑटम आएगा, ऑटम के बाद क्या आएगा? फिर से विंटर आ जाएगा. सीजन बदलते हैं. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट उस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे आपको कुछ महीने साल के काम मिलता है बच्चा, लेकिन आपको बाकी महीने साल के काम नहीं मिलता. मैं हमेशा एक बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ. मान लो आप किसी त्योहार वाली इंडस्ट्री में काम करते हो. मान लो आप काम करते हो वेडिंग प्लानिंग का काम करते हो. तो हमारे इंडिया में शादी मोस्टली कब होती है? मोस्टली प्रीडोमिनेंटली मेजॉरिटी रिलीजन देश में हिंदू है, तो हिंदू शादियां ज़्यादा होती हैं. अब हिंदू शादियां ज़्यादा कब होती हैं? नवंबर के बाद, दिवाली के बाद ज़्यादा होती है. तो वो उसको बोला जाता है वेडिंग सीजन. तब आपका जो बिजनेस है वो बूम करेगा. बाकी टाइम पे आपका बिजनेस जो है ठप पड़ा रहेगा, क्योंकि वेडिंग्स ही नहीं हो रही थी. वेडिंग प्लानिंग किसके लिए करोगे, राइट? ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया. बट सिमिलरली अगर आप पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री में काम करते हो, तो जब दिवाली आएगी तो पटाखे फोड़ोगे ना. तो दिवाली के आसपास तो आपकी हायरिंग हो जाएगी, लेकिन दिवाली चली जाएगी तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा. So it is a situation when people are not able to find jobs during some months of the year. जब साल के कुछ टाइम आपको काम मिलता है और कुछ टाइम नहीं मिलता है, तो उसे बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये शहरों में भी देखने को मिलती है, ये गाँव में भी देखने को मिलती है. गाँव में कब देखने को मिलती है? जो लैंडलेस लेबरर होते हैं ना, मतलब कि ऐसे लेबर होते हैं जिन्हें खेती करनी आती है लेकिन उनके पास खुद का खेत नहीं है. वो बड़े बड़े जो जमींदार घरानों के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, उनके खेतों में काम करते हैं, है ना. जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा खेत होते हैं, उनके खेतों में लेबर की तरह काम करते हैं. अब जब मिट्टी में बीज डालने हैं या फिर फसल की कटाई करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है या फिर सोइंग करनी है, तब तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है. तब उन्हें हायर कर लिया जाता है लेबर्स को, और बाद में टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है. क्योंकि जब फसल पक रही है तब तुम्हारा थोड़ी कोई काम है, वो तो मिट्टी से अपने आप पक रही है ना फसल. तब तुम्हारा काम नहीं है. तो कुछ पर्टिकुलर सीजन्स होते हैं जब प्रोडक्शन बूम करती है, तो शहरों और गाँव में लेबर्स की हायरिंग हो जाती है. और जब वो प्रोडक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, थोड़ा सी कम डिमांड होती है उस प्रोडक्ट की, तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है. दैट इज योर सीजनल. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. डिस्गाइज सिर्फ गाँव में देखी जाती है, वो तब होती है जब एक छोटे से काम में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं. सीजनल तब देखी जाती है जब साल के आधा टाइम आपके पास काम है, आधा टाइम नहीं है. ये गाँव और शहरों दोनों में होती है. चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इंडिया के फार्मर्स की. देर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया. लक्ष्मी अकेली नहीं है, लक्ष्मी जैसे बहुत सारे इंडिया में फार्मर्स हैं. इनकी जो इनकम होती है वो भी डिलडॉल ही रहती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है. दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर. तो हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व. जो हम कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो जीडीपी का शेयर है, प्राइमरी सेक्टर से जो जीडीपी का शेयर है वो बहुत कम है. वो जीडीपी का शेयर बढ़ जाएगा अगर हम प्राइमरी सेक्टर से कुछ लोगों को निकाल के सेकेंडरी और टर्शरी में डाल दें. टर्शरी और सेकेंडरी में डाल दें तो वो वहाँ से पैसे कमाएंगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में तो ओवर एम्प्लॉयमेंट चल रही है. लोग ज़बरदस्ती के एम्प्लॉयड हैं, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं डिस्गाइज तरीके से. तो ऑब्वियसली वी कैन सॉल्व द जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर बाय क्रिएटिंग मोर जॉब्स फॉर पीपल वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर इन अदर सेक्टर्स. आए समझ? अगर हम प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए अलग से जॉब प्रोड्यूस कर पाएँ, तो हम प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉय लोगों की मदद कर पाएंगे और देश में प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी जो है फिर प्रोपोर्शनल लगेगा. अभी तो क्या लगता है हमें 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जीडीपी में शेयर आ रहा है उनका इतना कम. तब फिर भी दिखेगा ना कि चलो 20% ही लोग इन्वॉल्व हैं, जीडीपी तो अच्छा आ रहा है. अभी तो ज़बरदस्ती ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं. I think I'm over explaining, so I'll move on and move on to underemployment also occurs in urban areas. Urban areas में बहुत सारे casual workers हैं. देखो ऐसा नहीं है कि corporate job कर रहे हो, 9 to 5 जॉब है, आपको ऑफर लेटर मिला था, जॉब सिक्योरिटी है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, आज प्लम्बिंग कर रहे हैं, कल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं, और जॉब्स करते हैं, मतलब जो काम मिल जाता है वो जो काम कर लेते हैं, उन्हें कैजुअल वर्कर्स बोला जाता है. तो वो दिन दिन कहाँ घूमते रहते हैं? एम्प्लॉयमेंट की तलाश में घूमते रहते हैं. कभी पेंटर बन गए, प्लम्बर बन गए, रिपेयर पर्सन बन गए. तो उनमें भी इस तरीके की अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है कि उसमें से कई लोगों से पूछोगे ना, कई ऑटो वालों से पूछोगे, वो बोलेंगे हम ग्रेजुएट हैं, मैं जॉब ही नहीं मिलती तो हम ऑटो चला रहे हैं. व्हाट इज दैट सिचुएशन? दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. देन सीजनल तरीके की अंडर एम्प्लॉयमेंट भी शहरों में देखने को मिलती है. वही जो मैंने बताया, पटाखों की फैक्ट्री में बहुत लोग हायर कर लिए जाते हैं, जब दिवाली आती है फिर टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है ना. तो सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. तो अगर आपसे पूछा जाए
कि प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं करता, तो पहला कारण आएगा क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, डिस्गाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा आएगा प्राइमरी सेक्टर में इनोवेशन की कमी है। तीसरा आएगा प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। जाए तो जाएगा। चलिए, प्रॉब्लम्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉब्लम लिस्ट कर बार पढ़ी थी। अब मैं प्रॉब्लम्स को एक बार लिस्ट डाउन कर रही हूँ। एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दिया है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि टर्शरी सेक्टर पूरा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कुछ टर्शरी सेक्टर की जॉब्स है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोडर्स, ये लोग बहुत डिमांड में है। कॉबलर, बार्बर, ये वाली जॉब्स इतनी डिमांड में नहीं है, तो टर्शरी सेक्टर में भी लो पेइंग जॉब्स आती हैं। दूसरा, जीडीपी शेयर जो है प्राइमरी सेक्टर का वो अप टू द मार्क नहीं है, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। तीसरा, सीजनल और डिस्गाइज दो तरीके की अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है गांव में, और सीजनल वाली तो शहरों में भी देखने को मिलती है। अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलती है, जो आगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अनऑर्गेनाइज वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, आगे पढ़ते हैं। चलिए, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। तो इतनी सारी हमने इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम पढ़ ली, इतनी सारी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ ली। अब टाइम है ये जानने का कि क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारी गवर्नमेंट ठान ले तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें स्टार्ट करना। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? जो आप डेवलपमेंट के नाम पे जो भी चीज़ें बनाते हो ना, चाहे आप कनाल बनाओ, चाहे आप सड़क बनाओ, चाहे आप डैम बनाओ, चाहे आप एक पावर प्लांट लगाओ, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो अगर हम डैम्स, कनाल्स ये सब लगाएंगे तो गांव के लिए वैसे भी सहूलियत हो जाएगी, वहाँ की फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। भाई आपने डैम बना दिया, कनाल बना दी, तो गाँव में पानी अच्छे से आएगा। पानी अच्छे से आएगा तो गरीब फार्मर्स भी बिना इरीगेशन की चिंता किए अच्छे से फार्मिंग कर पाएंगे, है ना। दूसरा, अगर गाँव में डैम बनेगा तो दूसरे गाँव से थोड़ी लाओगे वर्कर, उसी गाँव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक पंथ दो काज, यानी कि एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। गांव की फैसिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट अगर चाहे तो गांव के टर्शरी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है। अभी क्या होता है कि गांव के लोगों को शहरों पे डिपेंड करना पड़ता है टर्शरी फैसिलिटीज के लिए। जैसे कई सारे इंडिया में गाँव हैं जहाँ पे एटीएम मशीन ही नहीं है आसपास, 5-5 किलोमीटर दूर, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने। दुकानें नहीं, बस अड्डा नहीं है गांव में। बस अड्डे के लिए, मतलब कि बस स्टैंड के लिए आपको इतनी दूर जाना पड़ता है जहां से तो आप बस पकड़ोगे, है ना। सो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, स्टोरेज यूनिट नहीं है। बाय द टाइम आप अपनी खेती का सामान, सारी की सारी क्रॉप्स आप शहर तक लेके जाते हो, तब तक वो सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। आपने अपनी गाय भैंस से आप दूध तो निकालते हो, लेकिन जब तक आप गर्मियों में वो दूध बेचारा शहर तक पहुंचाने जाते हो, वो दूध ही खराब हो जाता है, दूध फट जाता है। तो क्यों है? बिकॉज देयर आर लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज इन रूरल इंडिया। तो इफ वी कैन सॉल्व दैट, अगर हम लोगों के लिए अच्छी सड़कें, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी कोल्ड स्टोरेज यूनिट, इस तरीके के काम कर सके तो लोगों का भला हो जाएगा और लोग अपने एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर पाएंगे। भाई आपके घर में गाय भैंस है, आप उससे दूध निकालते हो, दूध बेचना भी चाहते हो, लेकिन गांव में फैसिलिटी नहीं है, उसकी वजह से आप जब तक वो दूध बेचने जाते हो दूध खराब हो जाता है। तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो चाह रहे हो एम्प्लॉयड होना, आप तो अपना काम खुद देख रहे हो। इसमें गलती किसकी है? सरकार की है कि आपके गांव के डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं गया, है ना। तो हम वो भी कर सकते हैं। ये तो हो गया इनडायरेक्ट तरीका। फिर है एक डायरेक्ट तरीका। अगर लोकल बैंक्स, हमने देखो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ा कि इसलिए मैंने मनी एंड क्रेडिट आपको पहले पढ़ा दिया था कि मनी एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा कि ये जो फॉर्मल सेक्टर है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है और बैंक आता है, तो उसमें क्या होता है कि फार्मर्स को लोन नहीं दिया जाता क्योंकि फार्मर्स के पास कोलेट्रल नहीं होता, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता लोन के चक्कर में, तो फिर फार्मर्स को लोन नहीं दिया जाता, या दिया जाता है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है ना। तो अगर यही रूरल बैंक्स अगर लोगों को लोन अच्छे से दें, चीप इंटरेस्ट रेट पे दें, तो लोगों का भला होगा। लोग उस लोन से क्या करेंगे? लोग उस लोन से खेती अच्छे से करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कॉलेज भेजेंगे, क्या पता बच्चों की शादी धूमधाम से करें, बट दैट इज देयर पर्सनल मैटर। बट द पॉइंट इज कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ेगा। कई सारे पेरेंट्स होते हैं गांव में जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बच्चों की बस के लिए पैसे नहीं होते, फीस के लिए पैसे नहीं होते, किताबों के लिए पैसे नहीं होते। तो अगर लोकल बैंक उन्हें छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दें, सबसे अच्छा तो होगा कि गवर्नमेंट वहीं पे स्कूल कॉलेजेस खोल दे गांव के अंदर और बच्चों का पढ़ाई पूरी फ्री कर दे। लेकिन अगर ये भी नहीं हो रहा है तो अगर बैंक लोन दे दे लोगों को, तो लोग अपने बच्चों पे, अपनी फैमिलीज पे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, अपनी फार्मिंग पे इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। चौथा पॉइंट, identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. रूरल एरियाज होता है
कतई गांव वाले इलाके, सेमी रूरल एरिया होता है, जो कस्बे होते हैं ना, जो थोड़े गांव की तरह दिखते हैं, थोड़े शहर की तरह दिखते हैं, थोड़ी सी मार्केट भी होती है वहाँ पे, थोड़ी सी झुग्गी झोपड़ी भी होती है। ये नहीं कह रही हूँ गांव में झुग्गी झोपड़ी होती है, थोड़े से मतलब हट्स वगैरह भी दिखती हैं, तो उस एरिया को आप सेमी रूरल एरिया कहते हो। तो अगर सरकार चाहे तो सेमी रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज लगा सकती है। मान लो महाराष्ट्र का कोई गाँव है, महाराष्ट्र की मिट्टी क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है। अब आपको पता है कि ब्लैक सॉइल पे कॉटन बहुत अच्छा उगता है, मूंगफली ग्राउंडनट बहुत अच्छा उगता है। तो उस गांव के पास अगर मैंने फैक्ट्री लगा दी जिसमें जो कॉटन मिल है, तो आसपास के गांव का कितना भला हो जाएगा। आसपास के सारे फार्मर्स अपना कॉटन यहीं बेच दिया करेंगे, वो दूर दराज क्यों जाएं, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा क्यों खर्चा करें। सिमिलरली मान लो कोई गांव है जहाँ पे लोग बैल बकरियां बहुत पालते हैं, गाय भैंस बहुत पालते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही सारा गाय भैंस का मिल्क इकट्ठा होता है उस गांव में। लेकिन वो सारे मिल्क को इकट्ठा करके ना आपको कोई और दूर शहर में बेचने जाना पड़ता है। अगर उसी गांव में मैंने कोल्ड स्टोरेज यूनिट खोल दी कि अपना भाई जो भी प्रोड्यूस है, सब्जियां हैं, फल हैं, फूल है, आप जो भी उगा रहे हो या जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो प्राइमरी सेक्टर में, वो वहाँ पे स्टोर कर लो, ताकि बाय द टाइम आप उसे बेचो तब तक वो ठीक रहे, है ना, तब तक उसकी कंडीशन ठीक रहे, तो मेरा भला हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, देखो एजुकेशन पे तो हम जितना ध्यान दें उतना कम है। अगर हर गांव में इंडिया के स्कूल खोलें विद अच्छी फैसिलिटीज़, जहाँ के टॉयलेट्स भी अच्छे हों, बच्चों के बेंचेस भी अच्छे हों, टीचर्स को अच्छी पे मिले, टीचर्स भी मोटिवेटेड हो, ये नहीं कि मतलब घूस दे के टीचर बन गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें जहाँ पे अगर कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो मोबाइल रिपेयर का काम, वाईफाई ठीक करने का काम, ये छोटी छोटी हम उन्हें स्किल्स सिखा पाएँ ताकि वो एम्प्लॉय हो पाएँ, तो देश का कितना भला होगा। क्योंकि ये स्किल्स क्या है, कुछ स्किल्स इसमें से सेकेंडरी सेक्टर के लिए काम आएंगी, कुछ स्किल इसमें से टर्शरी सेक्टर के काम आएंगी। तो हम गाँव में जो फैमिलीज बिना अपॉर्चुनिटीज़ के अपने घर के खेत में खेती ही करती रह जाती हैं, अगर उन फैमिलीज़ को हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि देखो आपके बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे तो शहर में जाके कुछ और काम कर सकते हैं, या आपके साथ रह के आपका खेत संभालना चाहते हैं तो खेती कर सकते हैं, तो फिर कम से कम उनके पास वो चॉइस तो होगी। क्योंकि सबके पास तो फार्म बहुत बड़े बड़े नहीं होते, कुछ लोगों के फार्म छोटे भी होते हैं, गरीब फार्मर्स भी होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं गरीब फार्मर्स, है ना। सो दे वुड वांट कि हम तो खेती कर ही रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के थोड़ा अलग काम कर लें, सो वी कैन क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। नाउ इन इंडिया 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स। हमारे इंडिया में 60% की जो पॉपुलेशन है वो इस एज ग्रुप में आती है, और इसमें से सिर्फ 51% लोग जो हैं वो किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बाकी नहीं जाते हैं। बाकी 18 साल से कम के लोग घर पे बैठे रहते हैं और चाइल्ड लेबर की तरह काम करते हैं। अगर ये सिचुएशन एजुकेशन हमने सॉल्व कर दिया तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें अपने कंट्री पे देखने को मिलेंगे, और इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड बन के रहेगा। ठीक है, सो ये सारी प्लानिंग के लिए, ये सारे देश की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, या देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके लिए पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। जब कांग्रेस की सरकार वगैरह थी तो उसे प्लानिंग कमीशन बोलते थे। अभी पिछली 2 बार से बीजेपी लीडिंग गवर्नमेंट आ रही है तो उसका नामकरण दोबारा हुआ है। हम प्लानिंग कमीशन को बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, सो इसका काम क्या है, इसका काम ही यही है नीति आयोग का, कि ये देखना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, टीचर्स हैं कि नहीं हैं। और नीति आयोग ये मानता है, नीति आयोग ने अपनी एक फाइंडिंग में, अपनी एक सर्च में बताया था कि 20 लाख जॉब तो हम सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सोचो कितना स्कोप है इंडिया में रोजगार का, बस सरकार को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये नीति आयोग खुद बोल रहा है, सत्यमेव जयते, है ना, हमेशा सच्चाई बोली जाती है, तो खुद ही बोल रहा है कि 20 लाख जॉब तो हम एजुकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। नाउ every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be tourism or regional craft industry, new services like IT etc. हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। देखो इंडिया में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट, अलग अलग तरीके की मिट्टी, अलग अलग तरीके का पहनावा, रहन सहन, लैंग्वेज, सब कुछ है। तो हर स्टेट की, हर सिटी की अपनी कुछ खासियत है। कहीं पे मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं, कहीं पे फ्रूट्स अलग अलग तरीके के हैं, कहीं पे फ्लावर अच्छे से उग जाते हैं, कहीं पे ठंडी बहुत है तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, कहीं पे गाय बैल बकरियाँ ज़्यादा है तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कई इतनी सुंदर जगह हैं वहाँ पे टूरिज्म अच्छा है। तो लोकल हम सिटीज़ के, लोकल गाँव के, या फिर लोकली हम अगर स्टेट को डेवलप करने की ठानेंगे, बहुत बड़े इंडिया का टास्क लेके चलेंगे तो शायद मेहनत हो जाए। छोटे छोटे एरियाज़ को अगर इंडिविजुअली डेवलप करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे इंडिया में पूरी रोज़गार की जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी बहुत सारी।
सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सेंटर अपनी मनमानी कर रहा है या स्टेट अपनी मनमानी कर रहा है तो भारत ही, भारत को कॉम्प्रिहेंसिवली काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। वही नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन कहलाता था, उसी नीति आयोग ने ये भी बोला है कि अगर एजुकेशन सेक्टर में हम ठाल लें तो 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हम टूरिज्म में आ जाएं, टूरिज्म को डेवलप करने पे आ जाएं, तो हम 35 लाख जॉब्स और क्रिएट कर सकते हैं। 20 + 35 इज 55 लाख जॉब्स ओनली इन व्हाट, एजुकेशन प्लस टूरिज्म। सोचो भाई, इन दो सेक्टर को अगर हम फुल्ली एक्सप्लॉइट कर ले तो 55 लाख से ऊपर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कितना बड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, गाँव में हम बैंक्स की लोनिंग अच्छी कर सकते हैं, हम एजुकेशन पे ध्यान कर सकते हैं, बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान दे सकते हैं, हम हर एक गाँव के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ मिलकर एम्प्लॉयमेंट पे काम करने की कोशिश कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हैं, हमने बहुत कुछ किया है। उसमें से एक जो बहुत ही अच्छा काम किया है वो है हमारा राइट टू वर्क को ले दे के जो हमने नरेगा चलाया था। एक्चुअली राइट टू वर्क हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान राइट देता है कि हमारे पास काम करने का हक है। अगर हम देश के सिटीजन हैं तो हमें इस देश में काम करने का हक है, पैसे कमाने का हक है। तो इसी राइट टू वर्क से प्रेरणा लेते हुए, अपने संविधान से प्रेरणा लेते हुए हमने गांधी जी के नाम पे चलाया था मनरेगा। मनरेगा एक सेकेंड, नरेगा बोलते थे पहले, मनरेगा बोलते थे, अब नरेगा बोलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट कब चलाया था? 2005 में हमने इसकी घोषणा की थी और हमने टारगेट किया था 625 इंडियन डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट पता है ना, जिला बोलते हैं हिंदी में। तो 625 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जॉब्स क्रिएट की, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की रूरल इंडिया के लिए, एंड दैट वाज योर मनरेगा। तो व्हाट वाज मनरेगा? मनरेगा वाज एन एम्प्लॉयमेंट generating program by Indian government which started in, कब स्टार्ट हुआ था? which started in 2005, है ना? क्लियर? 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो मनरेगा में राइट टू वर्क पे था, 2005 में हुआ था। फुल फॉर्म मैंने बता दी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है मनरेगा से रिलेटेड। मनरेगा में हमारी इंडियन गवर्नमेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा लागू हुआ था उस डिस्ट्रिक्ट में जो एलिजिबल वर्कर्स थे, रूरल वर्कर्स, यानी कि 18 साल से 14 साल से ऊपर के, जो 15 साल से शुरू होके बेसिकली जो लोग थे जो काम कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर हमारे देश में प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, तो अडल्ट की बात कर रहे हैं मोस्टली, उन लोगों को, चाहे विमेन हो, चाहे मेन हो, चाहे वो SC कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, डजेंट मैटर, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था इसमें। लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई थी एटलीस्ट 100 दिन साल में। आइडिया ये था कि अगर आपको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिल गई साल में, मिनिमम वेज पे भी अगर आपको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो आप इतने पैसे कमा लोगे कि आप पूरा साल अपने बच्चों का पेट भर पाओगे। ठीक है, तो आपको गरीबी से, हंगर से मरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट, अगर किसी केस में गवर्नमेंट फेल हो जाती थी किसी इंसान को, किसी कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट देने से, और एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलती थी? रोड साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, डैम बन रहा है कहीं, कनाल बन रही है कहीं, ऐसी जगह पे छोटी छोटी इंप्लॉयमेंट मिलती थी। ये नहीं आपको ऑफिसों में प्लेस कर दिया है, कॉर्पोरेट में जाओ जी, मैनेजर बनो, सीनियर मैनेजर बनो, नहीं, छोटी छोटी जॉब्स, मिनिमम वेज वाली जॉब मिलती थी। और अगर गवर्नमेंट वो भी देने में चूक जाती थी, आपको जॉब देने में भी, जो उसने प्रॉमिस किया है, मनरेगा वाज अ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस से चूक जाती थी, तो फिर 100 दिन का जितना आपका मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग जो मेहनताना बनता था ना, जो अलाउंस बनता था, जो पैसे बनते थे, वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते थे। द टाइप्स ऑफ द वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। नाउ मनरेगा में प्रॉब्लम ये था कि मनरेगा का जो
ओवरऑल इफेक्ट था वो यूनिफॉर्म नहीं था। मनरेगा में कई लोगों को जॉब नहीं भी मिली, कई लोगों में के पास बैंक अकाउंट नहीं थे तो उनके अकाउंट में पैसे भी नहीं आए, कई लोगों को जॉब्स तो मिली लेकिन वो जो जॉब्स थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और 100 दिन के जॉब के बाद उन्हें कभी दोबारा मनरेगा में जॉब नहीं मिल पाई। जॉब्स अच्छी नहीं थी, अगर भट्टी वाला काम होता था या फिर बाहर रोड वोड बनाने वाला काम होता था तो उसमें मेहनत भी बहुत लगती थी, राइट। बाकी सब मनरेगा में अच्छा था, विमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, हर कास्ट ग्रुप को मिलती थी, बट मनरेगा के लाइक एवरी गवर्नमेंटल प्रोग्राम मनरेगा के भी अपने कुछ फॉल आउट्स, डीमेरिट्स थे बच्चा। लेकिन मनरेगा से रिलेटेड सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी का मतलब है महात्मा गांधी। नरेगा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो महात्मा गांधी लिख के मत आना, पहले महात्मा गांधी बोला जाता था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में जाके सिर्फ नरेगा हो गया, ठीक है। सो 2005 भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू वर्क भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बना के दे ही दी है। 100 दिन का काम होता था, 100 से ज़्यादा दिन नहीं देती थी सरकार, और नहीं दे पाती थी काम तो उतना पैसा देती थी। चलो, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, ओ ये वाला तो हो ही गया, फिर से आ गया मनरेगा वाला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, ये वाले में मैंने करा दिया आपको, मैं जाऊंगी अब आगे। डिविजन ऑफ द सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। देखो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में बोल दिया था कि नेचर ऑफ द वर्क के बेसिस पे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द वर्क हम देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिस ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड के बेसिस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डाल देते हैं। अब देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो होते। अब एक सवाल जो बच्चों के मन में आता है वो ये है, मैम जो सरकारी काम होता है वो किस में आता है? बच्चा, पब्लिक जॉब्स हमेशा किस में आएंगी? पब्लिक जॉब्स आर ऑलवेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये पॉइंट आप रट लो कि पब्लिक जॉब, जो सरकार जॉब दे रही है, अगर वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं करेगी फुलफिल और नहीं करेगी फॉलो, तो फिर वो बाकियों से क्या उम्मीद करेगी, है ना। तो सारी सरकारी जॉब्स किस में आती हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी प्राइवेट जॉब्स आती हैं। अब प्राइवेट जॉब्स में आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो या फिर आप कैजुअली एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज वर्ड डाल रही हूं मैं यहां पे। ऑर्गेनाइज प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं इसमें। चलो मैं एक एक एग्जांपल लेके कहती हूँ। आपके पापा रेलवे में काम करते हैं या मम्मी रेलवे में काम करती है, या फिर मान लो आपकी मम्मी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के साथ काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जीओआई के साथ, तो वो कौन से सेक्टर में काम करती हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट, मान लो आपके पापा काम करते हैं, पापा का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है पापा का बहुत सालों से बिजनेस है, पापा प्रॉपर इनवॉइस वगैरह जनरेट करते हैं, पापा के पास जीएसटी नंबर है, पापा के वेंडर्स हैं, पापा प्रॉपर काला धन इकट्ठा नहीं किया हुआ, सफेद धन है, सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, है ना। जितने घंटे काम कराना होता है वर्कर से उतने घंटे काम कराते हैं, ओवर टाइम कराते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। तो पापा कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। मान लो आपकी मम्मा जॉब करती हैं या भाई बहन जॉब करते हैं, रिलायंस में काम करते हैं या टाटा में काम करते हैं, रोज जाते हैं दफ्तर ऑफिस में, लंच लेके जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, आते हैं घर वापस आते हैं, तो वो कौन से सेक्टर में है? प्राइवेट, मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। मान लो आपके ताया जी का या चाची जी का एक वेडिंग का बिजनेस है, उनकी वेडिंग प्लानिंग की कंपनी है, कंपनी सरकार के साथ रजिस्टर है, कंपनी अपने टैक्सेस देती है, कंपनी के पास जीएसटी नंबर है, सब कुछ है, तो वो कंपनी किस सेक्टर में आएगी? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी। अब अनऑर्गेनाइज पे आ जाओ। मान लो आपके घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं, सबसे कैश में पैसे लेते हैं। अब उस ट्यूशन का उन्होंने घर के आगे बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन सरकार के साथ रजिस्टर नहीं कराया कि भाई मेरा ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, ट्यूशन सेंटर है, मेरे घर में 10 बच्चे आके ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं है सरकार के साथ, तो सरकार को पता ही नहीं है कि आपके पापा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं घर में, वो किस सेक्टर में आएगा? वो अनऑर्गेनाइज में आएगा। है अभी भी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
पापा अगर कपड़े का काम कर रहे हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन पापा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि कब आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो ऑर्गेनाइज में आ जाते हो। जब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे होते तो अनऑर्गेनाइज में आ जाते हो। सिमिलरली कैजुअली एम्प्लॉयड वर्कर हो, मान लो मैं एक फ्रीलांस हूँ, मैं वेदांतु या फिर किसी भी कंपनी को मैं अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज देती हूँ कि मैं आपके यहाँ पे पढ़ाऊंगी, मैं आपके लिए थंबनेल बना दूंगी या आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर दूंगी, और वो मुझे उस चीज़ के पैसे देते हैं। अब ये सारी की सारी एजुकेशन कंपनीज क्या हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये तो सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। मैं भी एक प्रॉपर पर्ची पे अपनी इन्वॉइस जनरेट करके दे रही हूँ कि हाँ भाई मेरे इस महीने के ना इतने पैसे बनते हैं, और वो मुझे पैसे वापस कर रहे हैं। तो ये किस में आ गया, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं इस कंपनी के साथ भी काम कर सकती हूँ, उसके साथ भी, उसके साथ भी। मैं कैजुअली एम्प्लॉयड हूँ, कभी मेरा मन करेगा तो मैं नहीं भी काम करूँगी। एक महीने छुट्टी ले ली, मैंने नहीं किया काम, तो लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से काम कर रही हूँ, टैक्सेस भर रही हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही हूँ, सामने वाला भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो मैं किस में हूँ, मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में हूँ। लेकिन अगर मैं कैजुअली एम्प्लॉयड हूँ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं पत्थर तोड़ने का काम है मेरा, सीमेंट मिक्स करने का काम है मेरा, तो क्या वो मुझे पर्ची देगा? वहाँ पे ओनर जो होगा, जो ठेकेदार होगा, वो मुझे पर्ची देगा कि आज भाई तूने इतने पत्थर उठाए, तेरा इतना पैसा बना? नहीं, कोई पर्ची तो नहीं देता वहाँ पे, कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता कि आजा भाई तेरा मैं रजिस्ट्रेशन करा दूँ कि सरकार को बताओ कि तू मेरे लिए काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ऐसा तो नहीं होता। वो आ जाएगा आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो फर्क सिर्फ इतना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, अनऑर्गेनाइज में आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो। कांता का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और कमल का एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। दोनों ही जो है एक ऑर्गेनाइज में, कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है क्योंकि वो दफ्तर जाती है, उसे प्रॉपर सैलरी मिलती है, उसकी छुट्टियां होती हैं, सब कुछ होता है। और ये जो कमल है ये दुकान पे काम करता है, इसे संडे का भी ऑफ नहीं मिलता, जितने मर्जी उससे दुकानदार काम करा लेता है, उसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देता, कभी भी उसे जॉब से निकाल सकता है। तो ये दोनों आप खुद से पढ़ लेना, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोनों से ही हमें समझ में आता है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच का डिफरेंस क्या है। तो अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर एक 5 नंबर के लिए प्रिपेयर करा देती हूँ बच्चा। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज नहीं होता। तो सरकार को ऑर्गेनाइज के बारे में पता है, तो सरकार आपके कान खींच सकती है अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी घपले करने की कोशिश करोगे। इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। सरकार के जो भी रूल्स है, मिनिमम वेजेस एक्ट है कि इतना पैसा तो लोगों को देना ही देना है, फैक्ट्रीज एक्ट है, लेबर एक्ट है, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट है कि चाहे लड़का काम करे चाहे लड़की काम करे, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं तो इक्वल पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, वो सारे रूल्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो होते हैं। अनऑर्गेनाइज में सरकार को आपके बारे में पता ही नहीं है, तो आप रूल्स भी फॉलो नहीं करते हो, नो रूल्स आर फॉलोड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, आपकी कंपनी आपके पहले घंटे डिसाइड कर लेती है। जब भी आपको ऑफर लेटर मिलता है, आप कंपनी में जॉब करने जाते हो, तो आपको पता होता है कि अच्छा 9 to 5 जॉब करनी है, इसके आगे जॉब करूंगा या करूंगी तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, जो आपको एम्प्लॉय कर रहे होते हैं उनकी मर्जी पे है, वो आपको छोड़ेंगे तो आप घर चले जाओगे, नहीं छोड़ेंगे तो वहीं काम करते रहोगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होता है बच्चा, आपको पता होता है अगर आपको निकालने भी वाले होते हैं तो 1 महीने का 2 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आपकी नहीं बनी, इन दिस केस मान लो कमल की नहीं मिली बनती दुकान वाले से, तो दुकान वाला कमल को कभी भी निकाल देता, क्योंकि कमल तो एक डेली वेज वर्कर था, है ना, तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हॉलीडेज मिलती हैं, कुछ पेड हॉलीडेज होती हैं, कुछ अनपेड हॉलीडेज होती हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेरेंट्स से पूछना, ये सब मतलब पीएफ, ग्रेट्युटी, ये सारी चीज़ें मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी करोगे पैसे कटेंगे। आप अपनी घर के हाउसमेट्स को ही देख लो, आपके घर में जो हाउसमेट्स काम करने आते हैं, ड्राइवर्स काम करने आते हैं, कितने घर होते हैं जहाँ पे उन हाउसमेट अगर बेचारी एक दिन भी छुट्टी मान लेता तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, विच आई फील इज अनजस्टिफाइड कंप्लीटली। ठीक है, छुट्टी हर किसी का हक होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ फंडामेंटल हक होना चाहिए, बट एनीवे यू गेट द पॉइंट कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप डॉक्टर हो, ऑफिस में क्लर्क हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, क्योंकि सरकार को आपके बारे में पता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप डेली वेज वर्कर हो, घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हो, किसी शॉप पे हेल्पर हो, है ना, तो फिर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों का। तो इतना तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो यूजुअली कम पैसे कमाते हैं। कोई भी चाहेगा कि उसे जॉब मिले तो ऑर्गेनाइज तरीके से मिले, चाहे उसके पास जॉब सिक्योरिटी हो, लेकिन सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं बच्चा। अ लॉट ऑफ पीपल वांट ऑर्गेनाइज सेक्टर बट दे डोंट गेट इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग आते हैं जो या तो शहरों में ठेलों पे कुछ बेच रहे होते हैं, गोलगप्पे की रेहड़ी लगा के खड़े हुए होते हैं,
दुकान नहीं बोल रही हूँ, रेडी बोल रही हूँ, ठीक है, सड़कों पे कुछ बेच रहे होते हैं, सब्जी बेच रहे होते हैं, रिपेयर वर्क कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं, किसी पंचर शॉप पे काम कर रहे होते हैं, ये सारे तो शहरों के एग्जाम्पल हो गए। और गाँव में क्या होते हैं, जो गाँव में लैंडलेस लेबरर होते हैं वो गाँव में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, unorganized sector in rural areas we have landless laborer and in urban areas we have all of them, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करें? सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हम किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने वाले। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर, ये तो एक अम्ब्रेला टर्म हो गया है ना। इट इज लाइक सेइंग कि कौन सा बच्चा है, जैसे रेड कलर पसंद है, बहुत सारे बच्चे होंगे भाई, अब उसमें भी आप देखो किसको मरून पसंद है, किसको टमेटो रेड पसंद है, किसको हल्का लाल पसंद है, किसको लाल पसंद ही नहीं है ना। इस टाइप का देखना पड़ेगा बाइफर्केशन। सिमिलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड विच सेक्शन you are particularly talking. Very slow expansion of employment opportunity in organized sector. It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोगों को निकालना है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी जॉब्स हैं कि उन्हें हम केटर कर पाए। भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं लेकिन वो जॉब्स अच्छी नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स कम हैं, तभी तो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। भाई स्कूल्स में जिनको नहीं मिल रही टीचिंग की नौकरी, वही तो घर पे ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स को बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कई ऐसी भी कंपनीज हैं जो होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकिन काम करती हैं अनऑर्गेनाइज की तरह। आप एडटेक को ही देख लो, पिछले 2-3 साल से देख रहे हो एजुकेशन इंडस्ट्री को, कितनी कंट्रोवर्सी होती है यहाँ पे। कभी कोई रो रहा होता है, कभी कोई हंस रहा होता है, कभी कोई टीचर यहाँ से जाता है, कभी कोई टीचर वहाँ से जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कितना नाटक और कितना ड्रामा होता है। कभी किसी को जॉब से निकाल दिया जाता है, सुबह बोलते हैं कि कल से मत आना और शाम तक आपका ईमेल आईडी भी बंद कर दी जाती है। ये सब तो मैं एक इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। ये जो स्टार्टअप कल्चर इंडिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है एक्चुअली। ये स्टार्टअप कल्चर इकोनॉमी के लिए अच्छा है क्योंकि कई स्टार्टअप बूम कर जाते हैं तो देश में पैसा आता है, लेकिन ये स्टार्टअप कल्चर ने ना कंपनीज को बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह फंक्शन करने पे मजबूर कर दिया है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस और टाटा और रिलायंस, ये फिर भी आज भी अच्छे तरीके से काम करती हैं। जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो भी बड़ा बनने की कोशिश कर रही हैं, इनमें जो काम है ना, लोगों का जो ट्रीटमेंट है ना, वो वैसा ही होता है जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। किसी से नहीं बनी, मैनेजर से नहीं बनी, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टारगेटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑफन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो वर्कर्स आते हैं जिन्हें अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है, जिन्हें बहुत कम सैलरीज मिल रही होती हैं, इरेगुलर तरीके से पैसे मिल रहे होते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, जॉब सिक्योर्ड नहीं होती है, कोई भी और दूसरा बेनिफिट नहीं होता है। तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी समझनी है और फिर सोल्यूशन निकालना है। Since the 1990s, it is also common to see a large number of the workers losing their job in the organized sector. These workers are forced to take up the jobs in the unorganized sector with low earnings. अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि टेक्नोलॉजी इतना बूम कर रही है? अभी की मैं बात करूँ तो एक वीडियो एडिटर चाहिए होता है, एक फोटोग्राफर चाहिए होता है हमें एक वीडियो बनाने के लिए कि थंबनेल कौन बनाएगा, थंबनेल मेकर चाहिए होता है, ग्राफिक डिजाइनर जीडी चाहिए होता है, हमें पीपीटी बनाने के लिए एक पर्सन चाहिए होता है जो हमारी पीपीटीज बना दे। हो सकता है कि ये सारा काम हम खुद एक साथ कर लें, लेकिन इतने सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। ये तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो वाले फॉर्मेट की बात कर रही हूँ, बाकी ऑपरेशंस में अलग है, मैनेजमेंट में अलग है, हर प्रोडक्ट में अलग है। बहुत सारे लोग एक कंपनी को बनाते हैं। अब इसमें से कई सारी जॉब हैं जो एआई की वजह से चली जाएंगी। वीडियो एडिटिंग एआई की वजह से चला जाएगा, फोटोग्राफी चली जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग चली जाएगी, पीपीटी अगले 5 साल के अंदर पीपीटी का नाम लिखोगे पीपीटी बन के आ जाएगी, राइट। सो इतनी सारी नई नई इनोवेशंस हो रही हैं। ऐसी इनोवेशन 1990s में होनी शुरू हुई थी जब हमने ट्रेड के दरवाजे अपने देश के लिए खोले थे, बाहर की कंट्रीज को आवेदन दिया था कि आइए हमारे घर में जॉब्स क्रिएट करिए। तब इंडिया बूम किया, एकदम से इंडिया का टर्शियरी सेक्टर बूम करना स्टार्ट हुआ। बूम तो कर गया लेकिन बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले गए। जैसे पहले जो है बही खाता के लिए ना लोग रखे जाते थे, लोग पेपर पेन से अकाउंटेंसी करते थे, जो बड़े बड़े बिजनेस की भी ना बुक्स बनती थी। अब वो टैली जैसे इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वहीं पे टिक 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 करके डाल दो, आपको बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिक्योर्ड भी रहता है, सब कुछ अच्छे से डेटा भी भरा रहता है। तो कितनी जॉब्स रिडंडेंट हो गई हैं। सो 1990s के बाद से देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल हु वर अर्लियर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर बट आर नाउ वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. Besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. तो हमें दो चीज़ें करनी है। पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएट करनी है।
दूसरा, उनके लिए ऐसी जॉब्स क्रिएट करनी है जिनमें उन्हें प्रोटेक्शन मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा सपोर्ट मिले, ठीक है। तो दो बड़े महंगे हमें काम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वल्नरेबल ग्रुप को हमें देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि गांव के लोगों की अलग तरीके से मदद होगी और शहर के लोगों की अलग तरीके से मदद होगी। गांव में ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और शहर में अब मैंने बता ही दिया था क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो गांव में हमने ये देखा है, हमने इंडिया की रिसर्च जितनी की है, हमने पाया है कि अगर रूरल इंडिया के गांव के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को हेल्प करना है तो उनकी खेती को बढ़ावा दे दो। अगर कोई छोटा फार्मर है, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है तो उसे पेस्टिसाइड मुफ्त में दे दो, फर्टिलाइजर मुफ्त में दे दो, बीज उसे सस्ते दाम में दे दो, है ना। तो फिर क्या करेगा वो इंसान, खेती करेगा, अपना खेती पे जिंदा रह लेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगा। अगर कोई लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर है, यानी कि उसके पास खेती करने के लिए लैंड ही नहीं है, तो फिर उसे प्रॉपरली जॉब दे दो किसी बड़े फार्मर के यहाँ पे, है ना। तो मतलब खेती को बढ़ावा दोगे अगर, तो इंडिया के रूरल इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भला हो जाएगा। वाई? बिकॉज नियरली 80% हमारा इंडिया के गाँव का 80% हिस्सा जो है वो या तो छोटा फार्मर है या बहुत ही छोटा, मार्जिनल का मतलब और भी छोटा फार्मर है, यानी कि खेत बहुत छोटा है, हाइट में छोटा नहीं है, खेत का साइज छोटा, ठीक है। तो उन्हें अगर हम एग्रीकल्चरल सपोर्ट दे दें, इनपुट दे दें, क्रेडिट दे दें, यानी कि लोन दे दें सस्ते दाम में बैंक वगैरह से लेके, तो फिर उनकी खेती वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फिर वो फ्लरिश करने लगेंगे। अब अगर शहरों की बात करें तो शहरों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं छोटी छोटी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर, शहरों पे जो ठेले लगा के होते हैं, जो कचरा बिनने वाले वर्कर्स होते हैं, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और भी हैं ऑब्वियसली, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम एक अलग ही चीज़ देखते हैं, द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। हम ये मान रहे हैं कि चाहे गांव के कैजुअल वर्कर्स हों चाहे शहर के हों, दोनों को ही बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम पता है क्या देखते हैं कि गांव के वर्कर्स के लिए तो चलो हमने फार्मिंग को सपोर्ट कर लिया तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा सॉर्ट हो जाएगा। अगर हमने शहरों के वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी कर ली, उन्हें एजुकेशन दे दी, उनकी स्किल ट्रेनिंग कर ली, तो भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ जिससे हम आंखें भींचने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, वो है हमारे देश की कड़वी और अगली सच्चाई, विच इज़ नोन एज कास्ट बच्चा, विच इज़ नोन एज कास्ट। हमारे देश में कास्ट इतनी गंदी तरीके से इंडिया की सोसाइटी को जकड़े बैठी है कि चाहे आप शहरों में जाओ चाहे आप गाँव में जाओ, शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस के जो वर्कर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा ढकेले जाते हैं। क्योंकि आप देखो ना, कास्ट सदियों से चली आ रही है इंडिया में, सदियों से चली आ रही है। कुछ अपर कास्ट लोगों के पास सदियों से अपॉर्चुनिटी रही है पढ़ने की, लिखने की, बच्चों को पढ़ाने की। अब एकदम से हमने रिजर्वेशन कब दिया? कास्ट के नाम पे रिजर्वेशन हमने कब दिया? 50-60 साल पहले ना। 50-60 साल क्या 5000 सालों के लिए मेकअप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। 5000 सालों, ये तो मैं ऐसे ही नंबर बोल रही हूँ एस्टिमेट, पर सदियों से हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चल रहा है, उसके लिए अभी हमने 50-60 साल से रिजर्वेशन दिया है। तो ऑब्वियसली कुछ शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की हालत सुधरी है, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलते हैं। अब उनके यहाँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। एक अगर लोअर कास्ट लैंडलेस लेबरर अपर कास्ट के खेत में काम मांगने जाएगा ना, तो अपर कास्ट वाला नहीं देगा ये बोल के कि भाई तू लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। ये भी चलता है हमारे ही भारत में, इसी भारत में शहरों में भी चलता है। उनके पानी के पीने के ग्लास से लेके बाकी सारी चीज़ों में कास्ट देखने को मिलता है। और उससे हमें ये पता चलता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी कास्ट रोल प्ले कर रहा है। एंड देर आर सर्टेन कास्ट वाले अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो ज़्यादा गरीब हैं फ्रॉम द अदर कास्ट ग्रुप। सो वी नीड टू टेक कास्ट इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, चलो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जल्दी से अपन करें रैप अप। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, अनऑर्गेनाइज में नहीं होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गाँव में यूजुअली छोटे फार्मर्स होते हैं या लैंडलेस लेबरर होते हैं, शहरों में कैजुअल वर्कर्स आते हैं। दोनों में ही कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम चाहें तो गाँव में खेती को बढ़ावा देके और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट करके शहरों में पक्की जॉब यानी कि परमानेंट जॉब ज़्यादा क्रिएट करके लोगों का भला कर सकते हैं। Now let's come to the third type of division, which is public and private sector. Public and private sector. When you divide the economic activities, जब आप देश में
देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप डिवाइड करते हो, ओनरशिप के बेसिस पे कि किसका मालिकाना हक है, किसको जा रहा है प्रॉफिट, किसके पैसे लगे हैं काम में, तब आप उसे या तो प्राइवेट सेक्टर में डालते हो बच्चा या पब्लिक सेक्टर में डालते हो। पब्लिक यानी कि जनता जनार्दन के लिए। पब्लिक सेक्टर वो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं जिनमें सारा पैसा किसका लगा होता है, गवर्नमेंट का लगा होता है, यानी कि सारे के सारे एसेट्स, सारा का सारा मालिकाना हक, सारा का सारा पैसा, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति, संपत्ति, स्पेलिंग पता नहीं क्या रखी है मैंने, संपत्ति। पेन कहाँ गया? संपत्ति कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बताना मुझे कमेंट्स में। सारी संपत्ति सरकार की होती है। प्राइवेट सेक्टर होता है जिसमें सारी संपत्ति किसी ओनर की होती है, मतलब किसी इंडिविजुअल की होती है, एक इंसान की होती है, या फिर 2-4 लोगों की इकट्ठे होती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर होता है जिसमें सर्विसेज जो हैं एक प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करती है। पब्लिक सेक्टर यूजुअली पैसा बनाने के लिए नहीं खोला जाता है, आप पब्लिक सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करते हो ताकि लोगों का भला हो। तो यहाँ पे मेन मोटिव अर्निंग नहीं होता है, मेन मोटिव होता है वेलफेयर। द मोटिव इज नॉट प्रॉफिट अर्निंग बट वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का भला करना ज्यादा होता है। ऑब्वियसली पैसा बन रहा है तो बने, लेकिन प्राइमरी मोटिव क्या होता है पब्लिक सेक्टर का, कि लोगों का भला हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट कंपनीज का सिर्फ एकमात्र मोटिव होता है, वो होता है पैसा कमाना। चाहे वो आपको कोई भी ऐड दिखा दें टीवी पे या रेडियो पे सुना दें, लेकिन उनका फायदा सिर्फ यही होता है कि वो पैसा बनाए, उनका काम सिर्फ यही होता है। पब्लिक सेक्टर में आती हैं रेलवे और पोस्ट ऑफिस, अभी तो रेलवे को भी थोड़ा सा प्राइवेट कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हो रिलायंस, टाटा, ये सारी की सारी प्राइवेट होती हैं। फिर एक तीसरी तरीके का होता है जो होता है बच्चा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में वो आती हैं, नाम से पता चल रहा है जॉइंट सेक्टर, जिसमें आधा मालिकाना हक सरकार का होता है, आधा मालिकाना हक किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी का होता है, ठीक है। तो दोज आर जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में आ जाता है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड आधा मालिकाना हक सरकार का है, आधा प्राइवेट कंपनी का है, ठीक है। सो ये है पब्लिक सेक्टर। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि हम तब से इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अपने घर में कई सारे रिश्तेदारों को भी ये फालतू सी बात बोलते हुए बचपन से सुना है कि गरीब लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि ना वो अमीर बनना नहीं चाहते हैं। पता नहीं कैसी बात है, किसको मेरी बुरी लगेगी, बट ऐसी फालतू बात मैंने बहुत लोगों को, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए वो गरीब है। ऐसा है क्या? चलो समझते हैं। गवर्नमेंट ये सारी की सारी पब्लिक सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करती है? पब्लिक सर्विसेज जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कि फ्री एजुकेशन हो गया, गांव में जो स्कूल हो गए, भाई गांव में स्कूल फ्री में आपको पढ़ाते हैं लेकिन टीचर्स की तो सैलरी जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, है ना, जहाँ पे आप थोड़े से पैसों में ग्रेजुएशन कर लेते हो। भाई मेरी पूरी ग्रेजुएशन में 25,000 रुपये भी नहीं लगे थे। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आई हूँ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय गवर्नमेंट उसे सब्सिडी देती है, वहाँ पे फीस कम लगती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होती है। तो ये सरकार का ही तो पैसा जा रहा है, टीचर्स को तो सैलरी अच्छी मिल रही होगी दिल्ली विश्वविद्यालय में, हमसे ही फीस कम ली जा रही है। क्यों? क्योंकि बर्डन है सरकार पे। तो सरकार इतनी सारी फैसिलिटीज जो है वो एक रीजनेबल कॉस्ट पे क्यों देती है? ऐसा क्यों करती है? खर्चा इतना क्यों करती है? उसे समझते हैं। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरी की पूरी सोसाइटी को चाहिए, जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन है कि नहीं? कोविड-19 की वैक्सीन, जैसे कि वैक्सीन बच्चा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये तो सबको चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि अमीरों को चाहिए और गरीबों को नहीं चाहिए, ये तो सबको चाहिए। जैसे कि घर, हाउसिंग, जैसे कि एजुकेशन, दीज आर सम थिंग्स दैट एवरीबडी नीड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ दे आर अमीर और गरीब। और जब हम प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट कंपनीज के हाथों में ये सारी इसेंशियल चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, ये छोड़ देते हैं, तो या तो प्राइवेट सेक्टर उन्हें बहुत महंगे दाम में बेचते हैं जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या तो प्राइवेट सेक्टर उसमें कुछ घपला करते हैं। अगर हमने वैक्सीन बनाने का जिम्मा गवर्नमेंट सराउंडेड नहीं रखा होता तो पता नहीं प्राइवेट कंपनीज वैक्सीन बनाती हैं या पानी चढ़ा देती हैं वैक्सीन के नाम पे, है ना। वी नेवर नो, ऑब्वियसली आई एम एग्जैजरेटिंग।
सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कुछ चीज़ों में इतना पैसा लग रहा होता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं होता। जैसे पूरी अगर देश में सड़कें बनानी है, कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट में आपने प्राइवेट कंपनी को बोल दिया सड़कें बनाने के लिए, ठीक है, पूरी देश का रोड नेटवर्क तो सरकार ही बनाएगी ना धीरे धीरे। इतना किस प्राइवेट कंपनी के पास पैसा है कि इंडिया में एक एक जगह सड़क बना दे खुद से? कांट डू इट इवन इफ द। और सोचो अगर प्राइवेट कंपनी ने बना दिया तो आपसे टोल टैक्स कितना वसूला जाएगा? टोल टैक्स तो लेगी ना प्राइवेट कंपनी, सड़क उसने बनाई है तो आपसे वसूलेगी टोल टैक्स। अब गरीब इंसान कैसे देगा टोल टैक्स? इवन इफ प्राइवेट सेक्टर टू डू प्रोवाइड दीज थिंग दे विल चार्ज अ हाई रेट। अगर प्राइवेट सेक्टर ये चीज़ें दे भी देगा तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा। गवर्नमेंट इसीलिए बहुत सारा अपना पैसा खर्च करके, हम जो टैक्स पेयर्स हैं, हम जो टैक्स वाला पैसा देते हैं वो सरकार के पास जाता है, सरकार उससे इंफ्रास्ट्रक्चर या ये पब्लिक फैसिलिटीज़ में लगाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड द पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। The private sector may not continue production or business of various activities unless the government encourages it. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. आपने कई स्टेट में सुना होगा कि भाई तुम्हारे स्टेट में बिजली सस्ती है क्या? हमारे स्टेट में तो बिजली बड़ी महंगी है। बिजली सस्ती और महंगी कैसे हो जाती है? कहीं सस्ती है कहीं महंगी है, क्यों? कहीं बिजली ज़्यादा है कहीं बिजली कम है? नहीं। द पॉइंट इज कि कई सरकारें होती हैं जो बिजली का आधा भार अपने ऊपर उठा लेती हैं। मान लो अगर बिजली का पर यूनिट 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का सही प्राइस 50 रुपीज़ है और आपकी स्टेट में आप 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपीज़ दे रहे हो, तो बाकी 40 रुपीज़ पर यूनिट किसकी जेब से जा रहा है? सरकार की जेब से जा रहा है। तो गवर्नमेंट स्टेप करती है ताकि लोग बिजली में ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करें। बिजली में कम पैसा उनका लगेगा तो बच्चों पे अच्छा पैसा लगेगा, फैमिली पे अच्छा लगेगा, खुद पे अच्छा लगेगा, हेल्थ पे अच्छा लगेगा, है ना? तो ऐसी कुछ सब्सिडी यानी कि डिस्काउंट सरकार प्रोवाइड करती है। आप देखते हो कि जिनके पास BPL कार्ड होता है, बिलो पावर्टी लाइन राशन कार्ड होता है, उन्हें बहुत सस्ते दाम में 2 रुपये किलो आटा, 3 रुपये किलो चावल, इस दाम में उन्हें खाना मिल जाता है फेयर प्राइस शॉप पे। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी तरफ से बाकी पैसा भरती है। फार्मर से जिनसे वो चावल खरीदा है, जिनसे वो आटा खरीदा है, उनको तो पूरे पैसे दिए गए ना, लोगों से कम पैसे लिए जा रहे हैं। तो वो भार कहाँ जा रहा है? वो भार जा रहा है सरकार के ऊपर, ठीक है? तो सरकार ये काम क्यों करती है? और सरकार कहाँ से लाती है पैसा? हमारे टैक्स जो घटता है उसमें से आता है। सर्कल चलता जाता है। हम टैक्स देते हैं, सरकार उसे गरीबों में देती है, फिर हम टैक्स देते हैं, सरकार उसे गरीबों में देती है, ठीक है? डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, हैवी स्पेंडिंग करनी पड़ती है। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए रोड्स भी बनानी पड़ती हैं, ब्रिजेस भी बनाने पड़ते हैं, मॉल्स भी बनाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स भी बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, हेल्थ केयर देनी पड़ती है। भाई प्राइवेट हाथों में अगर हेल्थ केयर छोड़ दिया, भाई एक छोटा सा इंजेक्शन लगाओ ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, 500 रुपये से कम नहीं लगते, सरकारी में वही काम फ्री में हो जाता है। तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर हो गया, सिक्योरिटी हो गया। अब पुलिस, सब लोग तो बॉडीगार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते ना, लोगों को पुलिस भी चाहिए क्राइम से बचने के लिए। तो पुलिस किसके अंडर आती है? सरकार के अंडर आती है। पुलिस वालों को पैसे कौन देता है? हम थोड़ी देते हैं। ऊपर से पैसे देने वाली बात नहीं कर रही हूँ, सरकारी तो पैसे देती है, सैलरी की बात कर रही हूँ, राइट? सो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सिक्योरिटी में, ये सब गवर्नमेंट के काम होते हैं, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। एंड अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में छोड़ देंगे तो वो प्राइसेस बहुत बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट हमने बनाई किस लिए ना, ये भी तो सोचो। डेमोक्रेसी है। अब्राहम लिंकन ने क्लास 9th में क्या सिखाया था हमें? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो अगर हम वोट देकर सरकार चूज कर रहे हैं और हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम खुद के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं करवा पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन हमने आपको वोट देकर सरकार बनाया है, हम इस देश के नागरिक हैं, तो आप ही का तो, सरकार का ही तो दायित्व है, सरकार की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा ख्याल रखें। हमारी इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं, जिनके पास, जिनकी हड्डियां तक दिखती है ना, मांस है ही नहीं बॉडी पे। इतने सारे बुढ़े लोग हैं जो क्रिटिकली इल हैं, जो थोड़े से 5,000 में 6,000 में उनकी हालत ठीक हो सकती है, लेकिन उनके पास उतने भी पैसे नहीं है। हमारे इंडिया में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इतना हाई है, यानी कि छोटे बच्चे बिना मेडिकल हेल्प के मर जाते हैं। हमारे यहाँ पे बुढ़ों का मरने का दर इतना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल लेके नहीं जा पाते और वो मर जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन सॉल्व हो सकती है अगर गवर्नमेंट अच्छे से, बिना करप्ट हुए, हमारे पानी पे, हमारी हाउसिंग फैसिलिटीज़ पे, हमारे खाने पे, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करे। सरकार के पास पैसा बहुत है। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो हमारे पास पैसा तो बहुत है टैक्स पेयर्स का। बस उस पैसे को अगर हम सही जगह लगा दें तो बस वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, है कि नहीं? चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, और फिर हम
इस चैप्टर की समाप्ति पे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज द वन जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। एक फार्मर फील्ड में खेती कर रहा है, क्या ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा? हाँ जी, सरकार को इसके बारे में नहीं पता। डॉक्टर इज इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, पक्का वो हॉस्पिटल सरकार के साथ रजिस्टर्ड होगा, उस डॉक्टर के बारे में भी सरकार को पता होगा, अनऑर्गेनाइज में नहीं आता। अ डेली वेज अनऑर्गेनाइज में नहीं आता, तो फिर यही हो गया हमारा आंसर। बाकी देखने की जरूरत नहीं, बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यही आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। पब्लिक सेक्टर में लेबर वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्टर, अगर एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा है, क्या वो पब्लिक सेक्टर में है? नहीं, वो सरकार के लिए काम कर रहा होता तो वो पब्लिक सेक्टर में होता। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। टर्शरी सेक्टर में प्ले स्कूल का ओनर टर्शरी सेक्टर में बिल्कुल सही है। 5 लोग काम कर रहे हैं लोकल ढाबा पे, है ना, एज अ वेटर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बना रही है, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। सो थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कलेक्ट करना मत भूलिएगा। एंड मेरा नाम है शुभम पाठक। प्लीज़ 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 अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं क्लास 9, 10th और 11th तीनों को पढ़ाती हूँ, तो आपके काफ़ी काम आने वाली हूँ। ओके, बाय एंड टाटा एंड सिया एंड टेक केयर।